मैं अपनी जो गुजारिशात पेश करूंगा उसके दो तीन हिस्से हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये टैक्स पॉलिसी ऑफिस है क्या, और इसके बनने के बाद ये क्यों ज़रूरी हुआ कि हम आएँ और आपसे मिलें। देखें, टैक्स जो है वो ऐसे ही सर्टेन है जैसे मौत सर्टेन होती है। किसी भी आप सिविलाइज सोसाइटी में इन दोनों चीज़ों के अलावा बंदा नहीं रह सकता। हकीकतें हैं दोनों जिनको फेस करना होता है। Whosoever is a mortal person, they have to taste the death and they have to pay the taxes anytime in the life. तो ये ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि दुनिया में कोई भी टैक्स अच्छा टैक्स नहीं होता। जब भी आप टैक्स लगाते हैं तो जो वर्कर होगा वो कंपेयर करेगा कि उसे काम करना चाहिए, आराम करना चाहिए। अगर आप उसकी कमाई से बहुत सारा टैक्स ले लेंगे तो वो प्रेफर करेगा कभी कभी के काम के बजाय बेहतर मैं आराम करूँ। अगर आप 50%, 40% उससे ले लेंगे तो वही बात बिजनेस कैपिटल की है। अगर आप कैपिटल को ज़्यादा टैक्स करेंगे तो कैपिटल फ्लाई करके जाएगा, उस जगह जाएगा जहाँ उसके रिटर्न्स को ज़्यादा टैक्स के थ्रू रिड्यूस ना किया जाता हो, ताकि उसकी टेक होम जो इनकम हो वो ज़्यादा हो। तो बिजनेस कैपिटल हो या पर्सन हो, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि उनके ऊपर अगर ज़्यादा बर्डन डालेंगे तो मुश्किल होगी। हम रिसेंटली मलेशिया गए, वहाँ अनवर इब्राहिम साहब की, आज भी उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पेज पे देखें तो उनकी एक स्टेटमेंट लिखी गई है। वो कहते हैं लोगों को ऊपर टैक्स का बर्डन कम करें, और यही रियलाइजेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी है कि टैक्सेशन के बर्डन को कम करें। कुछ माजी में मुश्किलात थी, वो आपने सारी देखी। एक अनस्टेबल पीरियड था, वो चैलेंजेस आप सबको पता है। अब एक स्टेबिलिटी आ गई है। अब हर तरफ आपको नजर आ रहा होगा कि अब जरूरत इस बात की महसूस हो रही है कि स्टेबिलिटी के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए। सिर्फ स्टेबिलिटी विद स्टैग्नेशन उसका कोई फायदा नहीं है। स्टेबिलिटी अगर आ गई है तो नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, जिसका मकसद है ग्रो करना। और इस फीलिंग के साथ हमारी गवर्नमेंट में ये एहसास हुआ कि जो टैक्स पॉलिसी बनती है वो एफबीआर में बनती थी, और एफबीआर में जब बनती थी तो मोस्टली इट वाज ड्रिवन बाय द एग्जिजेंसीज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, कि ये रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो पूरा जो फोकस होता था वहाँ की लीडरशिप का, एफबीआर का, वो कलेक्शन पे होता था, क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ टू फर्स्ट सी द नंबर्स, राइट। तो पॉलिसी जो टैक्स होती थी, टैक्स की पॉलिसी, उसके अंदर जो इकोनॉमिक कंसीडरेशन है ना वो साइड पे चली जाती थी। तो इस रियलाइजेशन को देखते हुए टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाया गया कि कलेक्शन एक अलग काम है, वो तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी को एडमिनिस्टर करने वाली बात है। लेकिन पहले इंश्योर ये करना चाहिए कि टैक्स पॉलिसी शुड अलाइन विद द इकोनॉमिक वैल्यूज विच वी वांट टू चेरिश एंड फॉस्टर। टैक्स पॉलिसी should be based on evidence rather than should be driven by the more needs of revenue to meet the state expenditures. देखें, we should appreciate this action of the government of Pakistan. उन्होंने इस वजह से टैक्स पॉलिसी ऑफिस को वहाँ से अलग कर दिया। मुझे उन्होंने ये इज्जत बख्शी है कि मैं उस पॉलिसी ऑफिस को लीड करूँ, और आई विल बी डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। कोई ब्यूरोक्रेटिक बीच में कोई हर्डल नहीं है। इंटेंशन क्या है उसकी? इंटेंशन ये है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये पता हो कि सही क्या है, गलत क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये चीज़ सही क्या है, गलत क्या है, ये हम गवर्नमेंट को बता दें और फिर गवर्नमेंट उसकी रोशनी में अपने फैसले करे। नेचुरली अल्टीमेटली पॉलिसी क्या इम्प्लीमेंट होनी है वो तो पार्लियामेंट ने करनी है, लेकिन हम अपनी इनसाइट्स के साथ जब बजट प्रपोजल्स ले जाएं तो वो बहुत क्लियर हो, क्रिस्टल हो, एंड दे शुड बी रिटन इन ऑर्डर टू अचीव द नेशनल गोल्स and in order to have them aligned with the economic value considerations rather than by the revenue exigencies. इस वजह से उन्हें अलग किया है। जब हमने अलग किया तो हमें तो दो तीन चैलेंजेस थे। एक नई ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है तो उसके अंदर आपको ये बताना होता है ना कि इसका कल्चर क्या हो, इसका मिशन क्या हो, इसकी वैल्यूज क्या हो। जब हमने मिशन की बात की तो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ये रखा है कि पाकिस्तान में जितने भी टैक्स लॉज हैं वो हम इंश्योर करें कि प्रिंसिपल्स ऑफ अ गुड टैक्स सिस्टम को कंफर्मिटी के साथ हो।
और प्रिंसिपल्स ऑफ गुड टैक्स क्या हैं, जो एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखे थे कि कानून आसान होना चाहिए अगर टैक्स का कानून है। जब हम आसान कहते हैं तो इसका मकसद है वो सर्टेन हो, प्रेडिक्टेबल हो, वो स्टेबल हो, फ्लेक्सिबल हो। आप उसको पढ़ें तो आपको कोई एम्बिग्युइटी उसके अंदर नजर ना आए। कानून, टैक्स का कानून फेयर होना चाहिए, वो सबको एक जैसा ट्रीट करे, हर इनकम को और हर इंसान को और हर बिजनेस को। और टैक्स के सिस्टम में कोई टैक्स चोरी करने की अपॉर्चुनिटी ना हो। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आज से 100-150 साल पहले लिखे गए, अंग्रेजों ने लिखे, जिन्होंने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। कि हमारा कोई इस्लामिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये अंग्रेजों की पैदावार है। लेकिन जब उन्होंने ये बनाया तो उन्होंने साथ में कहा कि इन प्रिंसिपल्स को आप ध्यान में रखें। हमने अपनी मिशन स्टेटमेंट अपने डीपीओ की ये बनाई कि हम ये इंश्योर करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि आज के बाद जिधर जिधर हमें अपने कानून में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नजर आए, कोई अनफेयर ट्रीटमेंट नजर आए, और कोई अगर टैक्स एवेजन की, टैक्स चोरी करने की, टैक्स आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी हो तो उसे हम निकालें। ठीक है ना। तो ये हम इस कॉज के लिए हम अकेले काम नहीं कर सकते। दिस इज वेरी ऑब्वियस कि आप उसके क्लाइंट्स हैं, आप बिजनेसमैन टैक्स देते हैं, तो पॉलिसी आपसे मिलके हमारी डिसीजन मेकिंग में आप इन्वॉल्व रहें। और अभी जब हम साथ मिले थे इत्तेशाम साहब के साथ, तो मुझे किसी ने जिक्र किया कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर जो जहाँ पे बैठे हैं, चीफ कमिश्नर साहब, वो कहते हैं ये पॉलिसी के लेकुनाज हैं, आप टैक्स पॉलिसी ऑफिस आए। मैं वेलकम करता हूँ कि जिधर जिधर आपको टैक्स पॉलिसी के लेकुनाज नजर आते हैं, आपको, हमने एफबीआर को भी खत लिखा है, हमने आपके चेंबर को भी लिखा है, हमने एफबीआर को भी खत लिखा है कि उनको जहाँ जहाँ पॉलिसी के वीकनेसेस नजर आती हैं, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें उनको आती हैं या टैक्स पेयर को तकलीफ है, आप हमें वो लिख के भेजें, हम उसको इंशाल्लाह अपने बजट प्रपोजल्स में शामिल करेंगे और पार्लियामेंट में ले जाएंगे। और उसी स्पिरिट के साथ हमने सब चेंबर्स को लिखा है, आपने भी जरूर खत हमारा रिसीव किया है, उसमें हमने यही बातें की हैं कि अगर सिंप्लिसिटी, अनफेयरनेस और इनएफिशिएंसी नजर आए, हमें पॉइंट आउट करें। और पाकिस्तान के जो नेशनल गोल्स हैं, जो उड़ान पाकिस्तान में और गवर्नमेंट के पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में हैं, वो 3-4 गोल्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, पाकिस्तान की डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी करनी है। तो इन नेशनल गोल से अलाइंड आप अपने अपने सेक्टर, सब सेक्टर में, अपनी अपनी नीश में, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, अगर कोई एक भी यूनिट है, अगर उसको नजर आता है कि उसका स्कोप है एक्सपेंड करने का, आप हमें इन लाइंस पे बजट प्रपोजल देंगे तो हम उनको अपने उसी मिशन स्टेटमेंट के साथ लेकर हम आपको इसका वादा करते हैं कि हम उसके लिए लड़ेंगे, उसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है। थोड़ी सी बात मैं वैल्यूज की करूंगा, फिर हम कुछ इश्यूज पे आएंगे। टैक्स पॉलिसी ऑफिस देखें, पहली दफा पाकिस्तान में उसका ये वजूद हुआ है। हमने कोशिश की कि हम उसके वैल्यूज अपनी टीम को, मेरे साथ डायरेक्टर साहिबान बैठे हैं, एजाज साहब पर्सनल इनकम टैक्सेस को देखते हैं, नईम साहब बिजनेस टैक्सेस को देखते हैं, और हमारे और भी डायरेक्टर्स टीम के अंदर है जो डिफरेंट एरियाज को देखते हैं। लेकिन जब हमने टीम बनाई है तो हमने कहा कुछ वैल्यूज ऐसी हो जिसको हम एडियर करें, जो हम बार बार दोहराएं मिशन स्टेटमेंट के साथ साथ, कि जी हम इन उसमें नेचुरली इंटीग्रिटी, वो तो हर जगह पाकिस्तान में बात की जाती है, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जिसको हम चेरिश करते हैं वो है इंक्लूसिवनेस। कोई पॉलिसी स्टेक होल्डर से की मशावरत से के बगैर नहीं बननी चाहिए। हम आपका व्यू, अगर हम कहीं आपसे पर्सनली डिफर भी करेंगे तो आपका और हमारा व्यू दोनों हम गवर्नमेंट को देंगे और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इंक्लूसिवनेस सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी तक नहीं है, वर्कर्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गई, तो जो भी कोई रिसर्चर हो गया, एकेडमिशियन हो गया। हमने फाइनेंस बिल में ये भी अमेंडमेंट की है कि इवन अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहे, कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चाहे, तो वो एफबीआर से डेटा ले और उसको एनालाइज करे, और अगर उसकी फाइंडिंग्स टैक्स पॉलिसी ऑफिस के एनालिसिस से फर्क है तो वो हमें चैलेंज करे, ताकि डिबेट हो। हम ऐसी सोसाइटी चाहते हैं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस ऐसी पॉलिसी चाहता है जो डिबेट करके डेवलप हो और इवॉल्व हो, कमरों में बंद ना हो। इसलिए हमने अपनी तीसरी जो वैल्यू रखी है ना, वो है ट्रांसपेरेंसी।
आपकी प्रपोजल बंद लिफाफे में आए, किसी ने उसको ने ये कहा कि आप किताबें भी ज़रूर रखेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है कि 250 मिलियन रुपीस की जो अमाउंट है उस अमाउंट तक शायद कॉस्ट ऑफ कीपिंग बुक्स may be bothering, and फिर interacting with multiple agencies around with the government also becomes difficult. तो इसको हमें आसान ज़रूर कर देना चाहिए। तो टैक्स अमाउंट को हम रेशनलाइज करें और एनटीआर को किसी तरह से हम एड्रेस करें, लेकिन देखें पॉलिसी आप ओवर आर्चिंग बनाते हैं, लेकिन जब आप कहेंगे कि 250 मिलियन के स्कोप को बढ़ा के आप 800 मिलियन कर दें, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप उसके बाद तो किताबें रख सकते हैं। अगर आप साइज बढ़ाते हैं कि इसको बढ़ा के 250 मिलियन को आप 2.5 बिलियन कर दें, फिर मुझे जब आईएमएफ से बात करता हूँ तो आईएमएफ कहता है कि जी 2.5 बिलियन रुपीस के टर्नओवर वाला बंदा एक अकाउंटेंट तो रख सकता है और फिर किताबें भी रख सकता है। फिर आप सबको पता है क्विक बुक्स ऑनलाइन, सेज ऑनलाइन, सारे अकाउंट्स आजकल मोबाइल पे लोग रखते हैं। 800 बिलियन से ऊपर वाला रखे ना, नीचे वाला ना। नहीं, वही मेरी सबमिशन है कि जब आप उसका थ्रेशोल्ड डिसाइड करेंगे ना, तो फिर ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आया उसको एनटीआर में लेके जाना है या एफटीआर में रखना है। ये चीजें मैं सिर्फ आपको डिस्कशन के लिए बता रहा हूँ। जब हम ये बजट का प्रोसेस शुरू करेंगे, आप में से जो भी प्रपोजल लेकर आएगा उसके साथ हम 1 to 1 में मेरा डायरेक्टर हम डिस्कस करेंगे। करंटली अगर आप 0.25% टैक्स रखेंगे और उसका थ्रेशोल्ड ले जाएंगे 1 बिलियन तक का, तो टैक्स भी बिल्कुल कम आएगा और किताबों वाली भी कहानी शुरू होगी। आपने कोई दरमियाना रास्ता निकालना है, आप मुझे सजेस्ट करें, हम करेंगे। लास्ट वीक एफएम साहब के साथ मेरी पर्सनल डिस्कशन हुई और मैंने उनसे ये गुजारिश की कि सर एसएमई को टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के चुंगल से हमें बताना चाहिए और हमें उनको एफटीआर, एसएमई को एफटीआर देनी चाहिए। टैक्स रेट कितना है हमें देखें, हम अपने थॉट्स को डेवलप कर रहे हैं। यू प्लीज शुड नॉट टेक एनीथिंग एज अ फाइनल, लेकिन हम अपने थॉट्स को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन फिर उसमें ये सारी चीजें होंगी कि थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए और टैक्स का रेट कितना होना चाहिए और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो क्या 1% पे एफटीआर हो, 1.5 पे हो, 2 पे हो, इसके लिए हम आपस में फिर डिस्कस करेंगे, इसको हम आगे लेकर जाएंगे। जो ईएफएस रिजीम है ये टैक्स पॉलिसी इशू नहीं है। ईएफएस रिजीम एफबीआर ने इशू किया है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और ये इस वक्त जो खास डिस्कस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जवाहर पॉल साहब आए थे, यहाँ पे जरूर आपसे डिस्कस किया होगा डीटीएलई के बारे में, क्योंकि ईएफएस ने पुरानी 3 रिजीम्स को तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन डीटीएलई रह गया हुआ है। उसमें वो प्रोविंशियल जो सिंध का सेस है, दूसरी चीजें हैं, तो इसको रिवाइव करने के लिए आप जरूर जवाहर पॉल साहब के साथ टच में रहें। सर उसमें सिर्फ 492 रह गया हुआ है, डीटीआरई खत्म हो गया है। नहीं, डीटीएलई तो अभी वही है ना, डीएलटी उसको, वो देखे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, कस्टम्स का है, लेकिन नेचुरली वो एक नीश रह गई है जो एक्सपोर्टर्स को के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, वो एक अलग आप उसको देखें। कुछ जहन में आप कुछ और कहना चाह रहे हैं तो बताएं। टीएलसीएल जो है ना, वो बेसिकली था कि हमें रिफंड एक मिलता था लोकल टैक्सेस 5%, वो इस वक्त नहीं है ना, वो इस वक्त नहीं है। वो इसी की बात हो रही है कि उसको रिस्टोर किया जाए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो कंटिन्यूटी थी ना पहले की 4 रिजीम्स की, उसमें डीटीआरई था, डीएलटीएल था, एक मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड था, कुछ इस तरह से था। उसमें 492 था, डीटीआरई था, 450 था और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। तो 4 थे ना, ये चारों को रिप्लेस करके ईएफएस 3 के लिए लाया गया, चौथा आइटम रह गया। तो ये हम लोग भी जहाँ देखें ना, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जहाँ हमें अंडरस्टैंडिंग होती है हम वो बात वहाँ करते हैं। तो बाकी जो ईएफएस के इश्यूज हैं, 9 मंथ्स वाला, 5 इयर्स वाला, ये मैं अगेन एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न, इसमें हमारा डायरेक्ट रोल नहीं है इसमें पॉलिसी का, लेकिन ये बात ज़रूर है कि 5 साल का पीरियड, जब एहसन इकबाल साहब की कमेटी बनी, दूसरी बनी, तो 5 साल के लिए किसी को छोड़ देना और उससे न पूछना कि तुमने जो रॉ मटेरियल मंगाया कहाँ गया, वो बहुत बड़ा पीरियड लग रहा था। जस्टिफिकेशन 9 मंथ्स की, 1 ईयर की, वहाँ पे सब लोग रेशनली उसको एग्री कर रहे थे। ये फ्लड्स वाली आपने बात की, वो भी हमने नोट कर ली है, वो भी जहाँ मौका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे तो हम उनसे कहेंगे कि आप इसको इस चीज़ को कंसीडर करें
और उस रॉ मटेरियल के लिए कोई उनको जगह दें, लेकिन ये पॉलिसी का इशू नहीं है। एसएमई की बात मैं कर चुका हूँ। एक चीज़ और थी, वो जो बार बार इमरान साहब और इकराम साहब मुझे ये मेंशन करते रहे कि जो हम विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स का है 5% का, उसको हम देखें, वो हमारे रडार पे है, हम उसको ज़रूर एग्जामिन करेंगे। अगर हम जनरली ख़त्म न कर सकें तो कम से कम एक्सपोर्टर्स के लिए ख़त्म कर दें कि जी एक्सपोर्टर इस पर्पज़ के लिए तो कैसे ही सर जी हमारा सर उसका मुतालबा ही सिर्फ एक्सपोर्टर्स का है कि वो 5 सेक्टर्स जो उनसे 11 जैसा उन्होंने थे, वो 5 सेक्टर्स जो उनसे है ना, वो उसके अंदर सर देखिए वही हमारे पास जब प्रपोजल आती है ना, तो हम भले एक यूनिट से आती हो, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती हो, हम उसको ओवरऑल देखने की कोशिश करते हैं। जहाँ ओवरऑल हम कर सकते हो तो वहाँ ओवरऑल करते हैं, जहाँ नीचे जाके उसी सेक्टर को, सब सेक्टर को अगर कोई करना हो तो करते हैं। एक्सपोर्ट्स के लिए ये बात कुछ समझ आ रही है, लेकिन दीज प्रपोजल्स विल बी थॉरोली एग्जामिन, एनालाइज, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू कंसिडरेशन को देखा जाएगा, उसके बाद हम एक लेके चलेंगे। और दूसरी बात, ये हमारा पहला इंटरेक्शन है, तारुफ है। उसके बाद जब आपकी प्रपोजल्स हमारे पास आ जाएंगी तो एहतिशाम साहब, इमरान साहब, आपके जो भी सीनियर जो टैक्सेशन को समझते हैं, मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी उसकी कोई कमेटी, सब कमेटी बना के मेरे साथ इंटरफेस में रखिएगा। हम वी विल वर्क टुगेदर until April and May, when we will finalize and take the decisions on those proposals. तो इसके साथ मैं, मेरा ख्याल है कि अपनी इस सबमिशंस को क्लोज करता हूँ। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है जी कि हम डॉक्टर नजीब साहब के पास गए थे लास्ट मंथ, मैं और राना इमरान साहब, और ही वॉज वेरी पॉजिटिव, और इन्होंने उस दिन भी हमें ये नवीद सुनाई कि जी हम शायद FTR की तरफ वापस चला जाए, कम से कम SME सेक्टर के लिए जो है उसके लिए हम मतलब FTR और NTR का मतलब मिक्स एंड मैच कर लें कि जो FTR की तरफ रहना चाहिए वो FTR की तरफ चले जाए, जो NTR की तरफ। तो दिस इज अंडर कंसिडरेशन, दिस इज वेरी गुड न्यूज़। और सेकेंडली सर, हमारा जो है ना, अक्सर हम समझते हैं कि हम हर साल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बजट का जब फीस भेजते हैं जो कि रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती है, मतलब उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन कि आप हमारे पास आए हैं और आप यहाँ आकर सुन रहे हैं। वहाँ जाकर बताना, एक दो बंदे जाते हैं तो वो उस तरह बात नहीं हो सकती है, या हम आपको डाक के जरिए सारी प्रपोजल्स भेज देते हैं विच लुक्स लाइक कि उस पर कुछ अमल दरामद नहीं होता। तो वी अप्रिशिएट आप सियालकोट तशरीफ लाए हैं, आपकी टीम आई है और हमें यहाँ पर अपनी गुजारिशात पेश करने का मौका मिला है।